भारत में इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ और उसके बाद राजनीतिक परिस्थिति ने कुछ ऐसा बदलाव लिया और सारे राजनीतिक दिग्गज जो विपक्ष में थे एकजुट हुए और भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। 1990 का दशक आते आते यूं लगने लगा था कि भारत का जो राजनीतिक भविष्य है वो गठबंधन पर ही आधारित है। और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र में अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ली। लेकिन आज राज्यों की स्थिति पर हम बात करेंगे कि राज्यों में जो गठबंधन का असर है और जो राजनीतिक उठापटक और जो मोल भाव होता है जिसे होर्स ट्रेडिंग कहते हैं, वह क्यों अस्तित्व में है। क्योंकि महागठबंधन की सरकारों का अस्तित्व है तो गठबंधन के कारण जनता को फायदा है या फिर राजनेताओं को फायदा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं हूं विवेक सिंह, आप देख रहे हैं संवाद और मेरे साथ हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक और छात्र नेता जेपी झा जी। झा जी, स्वागत है आपका संवाद में। झा जी, हम शुरुआत करते हैं गठबंधन, ज्यादा पुराने समय में नहीं जाएंगे, हम महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनने के लिए गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का। अब गठबंधन के बाद शिवसेना को सत्ता का मोह यानी कि मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी और गठबंधन टूट गया, तलाक हो गया। और फिर उन्होंने शिवसेना ने उनकी चिर प्रतिद्वंदी कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया, जिसके लिए आपको याद होगा बाला साहेब ठाकरे ने एक बार कहा था कि शिवसेना अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक सोनिया गांधी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। क्या कहेंगे इस गठबंधन पर? देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि गठबंधन की सरकार जो है उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो एक विचारधारा होती है, जब भी हम दो चीज़ को गठबंधन कहते हैं, जब दो पार्टी अलायंसेज होगी या दो से ज़्यादा पार्टी अलायंसेज होकर एक सरकार की गठन करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि गठबंधन की सरकार है। तो यहाँ पे जो हम महाराष्ट्र की जब चर्चा करते हैं तो एक शिवसेना है जो बाला साहेब ठाकरे, बहुत उनकी एक इज्जत भी है और उन्होंने महाराष्ट्र की धरती के लिए, मराठों के लिए बहुत काम भी किया। वहाँ पे जो भी वहाँ पे काम किए थे उनके लिए। उसके बाद एक उनकी जो आइडियोलॉजी थी, कहीं ना कहीं वो राइट विंग आइडियोलॉजी थी, कोर राइट विंग आइडियोलॉजिस्ट थे, उससे प्रभावित थे वो, और उनका राइट विंग आइडियोलॉजी। और वहाँ पे जो सरकार बनी वो एनसीपी की, जो उनके शरद पवार प्रमुख है, उनकी जो आइडियोलॉजी देखिए पूरी लेफ्ट विंग है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी लेफ्ट विंग है। तो कहीं ना कहीं जब दो आइडियोलॉजी वहाँ पे अब मिलाए, जब हम इलेक्शन, जब वोट हो रही थी उससे पहले वहाँ की जनता ने वोट दिया शिवसेना और भाजपा को। शिवसेना और भाजपा वहाँ पे जीते भी, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। सरकार की जब बारी आई तो इनको मुख्यमंत्री बनना था तो वो किसी तीसरे पक्ष से हाथ मिलाकर बने। तो यहाँ ना कहीं आइडियोलॉजी की एक समझौता करके वहाँ पे सरकार की गठन हुई। जब हम गठबंधन की सरकार बोलते हैं, जब हमारा आइडियोलॉजी अलग होगा तो सरकार भले चल रही है, लेकिन वह कब तक चल रही है, वह गठबंधन कब तक है, इसका कोई निश्चित समय, निश्चित अवधि काल नहीं है। वह कभी भी टूट सकती है। ये है। आपने कर्नाटक में देखा, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ना बन जाए इसलिए कांग्रेस ने किसी और को, जनता दल यूनाइटेड को, सेक्युलर को, वहां पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। ये गठबंधन विचारधारा का नहीं होता, इसके लिए ज्यादा लंबा चलता भी नहीं है। विचारधारा का गठबंधन ये पार्टियां लेके जाती है लोगों के सामने, जनता के सामने, लेकिन जिसे कि आप पोस्ट पोल कोएलिशन कहते हैं। बड़ा बहुत ही सहज वर्ड ढूंढ लिया है राजनेताओं ने अपनी तोड़ और जोड़ को सही साबित करने के लिए, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। अब देखते हैं ये सरकार कितनी चलती है। अब उसका दूसरा पहलू हमें बिहार में देखने को मिल रहा है, जो अभी लेटेस्ट परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बिहार में महागठबंधन की सरकार में पहले जेडीयू थी और आरजेडी थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लड़े, लेकिन जब तक सरकार बन ना जाए और सरकार चले भी, तब तक ये आप कह नहीं सकते कि ये सरकार कितनी चलेगी। अब देखिए, ये मौजूदा गठबंधन जो कि जेडीयू और भाजपा का है, इसमें हम के 4 विधायक हैं। हमने अभी से ही प्रलोभनों का बात करना शुरू कर दिया है कि हमें डेप्यूटी स्पीकर, अरे आपके 4 विधायक जीते हैं और आप अभी से ही बात कर रहे हैं कि आपको डेप्यूटी स्पीकर बनना है। जीतन राम मांझी अपनी मोल भाव में लग गए हैं। तो क्या लगता है कि बिहार में भी महागठबंधन और एनडीए, इन दोनों के बीच में अब क्या होने वाला है?
देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है वो बनाएगी, लेकिन ये जो गठबंधन की है, कहीं न कहीं अगर राज्य को भी विकास करना है, तो राज्य के जनता से भी एक आग्रह के तौर पे है कि आप नेशनल पार्टी को राइज़ अप करें, चाहे जो भी नेशनल पार्टी हो। क्योंकि एक नेशनल पार्टी आपकी सेंटर में भी गवर्नमेंट रहती है और स्टेट में भी गवर्नमेंट रहती है, तो उसकी बेनिफिट आपके जनता को मिलती है। यहाँ पे जैसे अब छोटी-छोटी बिहार की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे बहुत करीब 23-26 करीब छोटी-छोटी पार्टी है। कुछ ऐसे भी पार्टी है जिसको नोटा से भी कम वोट आया। जैसे आप देख सकते हैं कि फेसबुक, ट्विटर पे एक ट्रेड चली थी प्लुरल्स पार्टी की। पुष्पम प्रिय चौधरी का एक बहुत बड़ा नाम चला था। ऐसे लग रहा था कि जो बिहार के युवा बाहर रह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन राजनीतिक धरातल पर, उसकी जो जमीनी धरातल पे उसका 0% वोट है, मतलब नोटा से भी कम वोट आया। तो मतलब आप यह समझ सकते हैं कि जमानत जब्त जो खुद को अपना एक सीएम कैंडिडेट घोषित करती है, उसका खुद का जमानत जब्त होता है। इट मीन्स कि जनता ने उनको टोटली पूरा नकारा है। ऐसे ही बहुत पार्टी, जैसे जन अधिकार पार्टी एक भी सीट नहीं ला पाए पप्पू यादव की। तो यह धीरे-धीरे मैं यह देख रहा हूँ कि लोगों के लेकिन जो पार्टियां 1-2 सीट भी नहीं ले पाती हैं या गलती से उन्हें 2-3 सीट मिल जाती है, उन लोगों का मोल भाव एकदम बढ़ जाता है, जैसा हम बिहार में भी देख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे, ये भी आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, क्योंकि उसके लिए भी मोल भाव जारी है। बीजेपी की सीटें ज़्यादा आई हैं। अब नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो तेजस्वी यादव को भी ऑफर जा सकता है। तो अभी आप पोस्ट पोल जो अलायंस है, उसमें भी बड़े बदलाव हो सकते हैं और जनता ने चुना है कि चलिए एनडीए की सरकार को चुना है, मगर जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा बिहार में भी हो सकता है। नहीं, अभी तो बीजेपी ने साफ कर दिया अपने तौर पे इसकी, हमारे सीएम, हमने नीतीश कुमार के अंडर में बिहार की चुनाव लड़ी और हमारे सीएम भी नीतीश कुमार ही होंगे। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता है फेर बदलाव होगी, लेकिन राजनीति में कब क्या हो सकती है कोई बता नहीं सकता। लेकिन अभी तक की जो सिनेरियो है उसके अनुसार तो नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होने वाले हैं। और मेरी भी एक आकांक्षा रहेगी और उन बिहार की जनता की भी, कि इस 5 वर्ष में कहीं न कहीं एक जनता की तमाचा भी है जेडीयू के लिए, कि उनकी सीट डे टू डे, जब आप 2005 में नीतीश कुमार जी लड़े थे चुनाव और अब लड़े हैं, उसमें बहुत आकाश और ज़मीन का फ़र्क आना शुरू हुआ है। तो कहीं न कहीं जनता ने भी उनको अब नकार रहे, तो उनको ये 5 साल जो होगी, उनको बिहार के जनता के लिए तन, मन, धन से उनको लगना होगा। और वह अगर नहीं लगते हैं, तो जेडीयू अस्तित्व की लड़ाई अगले आने वाली 5 वर्ष के बाद चुनाव में लड़ेगी। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि लोग ये बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव यानी आरजेडी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है और तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता बनकर उभरे हैं। लेकिन 3-4 जो खामियां हैं वो लोगों को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 2015 में आरजेडी 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी और उन्होंने 80 सीटें जीती थी, यानी 80% का स्ट्राइक रेट। इस बार वो 184 सीटों पर चुनाव लड़े और 75 सीटें जीत के आए, यानी कि 52% का स्ट्राइक रेट। तो पिछले चुनाव की तुलना में इस बार उनका जो प्रदर्शन है वो खराब रहा है। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को ऐड करने से पहले हम कथाकथित इंटेलेक्चुअल वर्क कहते हैं कि ये लालू यादव के बेटे तेजस्वी हो, तेज प्रताप बहुत मेहनत किए। अरे भैया, किस चीज़ का मेहनत किए? उनके पास एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनकी माँ सीएम रही है, उनके पिता सीएम रहे, 15 साल उनकी एक बड़ी पार्टी आपको मिली बिहार में। हम तो लगता है कि कोई मेहनत ही नहीं, मेहनत तो ऐसे रहता है जैसे ठेला पे चला रहे थे और बहुत कष्ट से उन्होंने मेहनत की और बिहार के जनता के लिए सेवा की और फिर उनको बिहार के जनता ने नकारा। जी नहीं, वह कहीं न कहीं एक लालू जी का जो देन था वही उनको एटलीस्ट मिला। और डे टू डे उनका स्ट्राइक रेट भी घट रहा है और सचमुच यह है कि आज डे टू डे उनको जनता ने नकार ही रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े तीर मारे हुए हैं। अगर सचमुच पॉलिटिकल आप उनको मानते हैं कि बहुत राजनीतिज्ञ सूझबूझ है, तब वो मानते जब वह एक छोटे जगह से तेजस्वी यादव ने जंगल राज के लिए माफी भी मांगी और पोस्टरों से लालू यादव गायब भी रहे। तो तेजस्वी यादव शायद लोगों को ये बताना चाहते थे कि लालू जी का राज जो था उसकी गलतियों के लिए हम माफी मांग रहे हैं और वो जंगल राज वापस नहीं आएगा। लेकिन जनता ने नहीं माना इस चीज़ों को। आप देख सकते हैं कि उनकी स्ट्राइक रेट तो घटी ही घटी, सरकार भी नहीं बना पाए, तो जनता ने नकारा। अब आजकल का एक नया ट्रेड आ गया, हार गए तो ईवीएम पे ठकरा फोड़ देना है। भैया, राजस्थान में जीते तो उस समय ईवीएम कहाँ चले गई थे? महाराष्ट्र में आपने जीता, छत्तीसगढ़ में जीता तो उस समय ईवीएम सही थी। और जब आप हारते हैं, हमें हारने के बाद खुद में आकलन करना चाहिए कि हमारी कमी क्या रह गई। नहीं, वो तो बिहार चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी ने बोल दिया था कि ईवीएम यानी कि मोदी वोटिंग मशीन, तो उन्होंने पहले ही हार मान ली थी। राहुल गांधी के लिए तो चलिए बात करना, बहुत बातें हो गई हैं, बहुत खिंचाई भी। अब तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उन्हें नॉन सीरियस स्टूडेंट कह दिया है। तो खैर, चर्चा का रुख आगे बढ़ाते हैं। गठबंधन की राजनीति पर हम बात कर रहे थे। गठबंधन की
हाँ, लगता है कि गठबंधन की राजनीति के लिए मैच्योर नहीं हुआ के कारण सरकारें बनती और प्रलोभनों के कारण वो सरकारें टूट जाती। राष्ट्र में आपने देखा कि गठबंधन तोड़ जोड़ का अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, फिर शिवसेना फिल्मी ड्रामे की तरह कांग्रेस और एनसीपी के गोद में जाकर बैठ गई। तो इस तरह से राजनीतिक अपरिपक्वता गठबंधन की राजनीति को भारत के परिप्रेक्ष्य में उतना सार्थक नहीं दिखता है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर कई पार्टियों की सरकारें हैं तो वो लोग 1 साल या 2 साल जितने साल उनकी सरकार चल जाए, अपना खुद का बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए उनमें होड़ ज़्यादा लगी रहती है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएँगे अपने अगले एपिसोड में। दीपावली शुभकामनाएँ और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में जो गठबंधन को लोगों ने चुना है, वही गठबंधन बनाए, ना कि जोड़-तोड़ के कारण कोई दूसरी सरकार बन जाए और हम सुबह उठें तो हमें न्यूज़ पर देखने को मिले कि कोई और ही सरकार का गठन हो गया है। जेपी झा जी, संक्षिप्त में कंक्लूड करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे जेडीयू की जीत मिली है और आशा भी करते हैं कि यही दोनों पार्टी मिलकर सरकार भी बनाएँगी और आने वाले 5 साल में बिहार को एक अलग ऊँचाई पर ले जाएँगी और जेडीयू से भी उम्मीद है कि इस आने वाले 5 वर्ष वो तन, मन, धन के साथ बिहार की जनता की सेवा के लिए जो चुना है जनता ने, वो बिहार की जनता की सेवा करे और साथ ही साथ आज दिवाली का दिन है, तो सभी लोगों से आग्रह है कि अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करें और खूब पटाखे फोड़े। मेरी ये भी मानना है कि जो पॉल्यूशन की कथाकथित लोग मानते हैं कि पॉल्यूशन मतलब एक दिन में पॉल्यूशन एक दिन में नहीं फैलता है 300 अगर 195 देश भी वो फटाके फोड़ती है 1 जनवरी को, तो उस दिन भी कुछ सोशल अवेयरनेस चलाए कि पॉल्यूशन ज़्यादा ना फैले, उस दिन भी चलाए तो अच्छा रहेगा। क्रिसमस के दिन भी चलाए कि भैया ट्री कट मत कीजिए क्रिसमस से, उससे भी पॉल्यूशन कहीं न कहीं फैलता ही है। ईद बकरीद के दिन भी आप मनाएँ तब जाकर आप मानेंगे। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को टारगेट करते हैं तो हम इसके टोटली खिलाफ रहते हैं कि भैया किसी एक फेस्टिवल को आप टारगेट ना करें, अच्छे से दिवाली मनाएँ। हैव अ नाइस डे। चलिए, कोरोना काल में संयमित रहें, संयम से त्योहार मनाएँ, संवाद से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।